हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब बीबीज के एक और वीडियो में। और ये है हमारी रेवा जिसकी बैटरियाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बिना बीएमएस के हमने इसको काफ़ी लंबे समय तक चलाया, लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। अब समय आ गया कि इसमें बीएमएस डाल दिया जाए। तो इस काम के लिए हम इसकी बैटरियाँ निकालने वाले हैं, सारे सेल निकालने वाले हैं। और उसके बाद में इस सभी सेलों की बैलेंसिंग करेंगे, कैपेसिटी चेक करेंगे और उसके बाद में फिर से रीइंस्टॉल करेंगे विथ स्मार्ट बीएमएस। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसकी बैटरियां अलग करनी है, निकालनी है बाहर। तो उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये जो सीट वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये बाहर निकलता है, और उसके बाद में ये वाला जो कवर है ये खुलेगा और सारी बैटरियाँ बाहर निकलेंगी। तो चलिए बैटरियाँ बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा कवर निकल गया और ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से हमारी पूरी बैटरियां इसमें यहाँ पे लगी हुई हैं। और चूहों का आतंक भी इसमें था ही था। देख सकते हैं कि ये जो सब ये हैं, ये सब चूहों की करामात है। ये रुमाल से लेके हर चीज़ चूहे अंदर लेके फिर बैठ जाते होंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो अब हमें सावधानी से एक एक करके सभी को बैटरी को खोलना है, बैलेंसिंग पे लगानी है और फिर डिस्चार्ज करके सबकी रेटिंग लेके हमें प्रॉपर तरीके से इसको कनेक्ट करना है। और ये बैटरी को खोलना शुरू करते हैं। तो गाइस, किसी भी बैटरी पैक को अलग करने के लिए या डिसेंबल करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो उसका पावर वायर है या किसी भी एक टर्मिनल को अलग कर देना है। जैसे हमने माइनस का कर दिया है, आप चाहे तो प्लस का कर सकते हैं। और फिर किसी इंसुलेटेड स्पैनर की मदद से जितने भी बीएमएस के वायर हैं उनको अलग अलग कर देना है। मतलब वायरों को पहले अलग कर देना है, उसके बाद में सब बाकी सारी चीज़ों को देखना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ये जो वायर है, ये जो भी सुनील भैया कर रहे हैं, ये चार्जर के हैं, बाहर अंदर से निकले हैं। हाँ, इसी तरीके से। और कोशिश करेंगे जितना भी मटेरियल निकले वो एक सेपरेट ट्रे में आ जाए तो आसानी रहेगी। तो इसको जिस तरीके से हमारी सारी बैटरियाँ निकल गई हैं, मतलब हमने इनको डिसमाउंट कर लिया है। अब आइए इनको बैटरी रूम में लेके चलते हैं और सभी को पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ये अपनी बैटरियाँ जमानी है। सभी के माइनस माइनस एक तरफ रखना है और सभी के प्लस प्लस को एक तरफ करके पहले इनको हम सभी को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। और इन बैटरीज़ को लगभग 3.6 वोल्ट तक हमें इनको फुल चार्ज करना है। और उसके बाद में हम सेपरेट इसी तरीके से ये बैटरी डिस्चार्ज जो मीटर हमने बनाया था सभी को डिस्चार्ज करना है। जिस तरीके से इसमें आपने देखा था 94 आया था, पर ये C10 रेटिंग पे था। हमको इसे C5 पे सभी को चेक करना है। मतलब जो एम्पियर है वो लगभग 10 से 12 एम्पियर के आसपास होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हमको इन बैटरियों के साथ में करनी है। तो आइए सबसे पहले इनको लगाते हैं और चार्जर लगाते हैं। इसके लिए हमने कुछ एक स्पेशल बड़ा चार्जर, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये वाला जो माइक्रोवेव का जो ट्रांसफार्मर है, इससे हमने लगभग 10 स्क्वायर mm के वायर को सेकेंडरी कॉइल में लपेटा है और प्राइमरी कॉइल को हमने एज इट इज़ रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें लगभग 50 एम्पियर का जो करंट है वो हमको मिलने वाला है आउटपुट। और इसमें हम लगाने वाले हैं एक नहीं बल्कि 2 ब्रिज रेक्टिफायर। वो हमको इसमें से जो डीसी करंट है वो आउटपुट देगा और उसी करंट से हम इसको चार्ज करने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो गाइस, हमने रेवा के जितने भी सेल थे सभी को इस तरीके से लाइन से यहाँ पे रख दिया है, लाइन कर दिया है। और सभी के आप देख सकते हैं कि सभी के माइनस हमने एक पतले वायर से जोड़े हैं और सभी के प्लस को पतले वायर से जोड़ा है। ये बेसिकली एक तरीके से पैसिव बैलेंसिंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्टिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 एम्पीयर की सप्लाई यहाँ पर दी हुई है और 4 एम्पीयर की सप्लाई ये दी हुई है। कुल मिला के 8 एम्पीयर की सप्लाई से हम इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर आप 100 एम्पीयर के हिसाब से लगाएंगे तो 48 सेल हैं। ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटी है इसमें। अगर हम 200 एम्पीयर भी अगर देते तब भी इसको लगभग 24 घंटे लगते। और हालांकि हम 8 एम्पीयर दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। तो हमें इन बैटरीज़ को चार्ज करना है 3.75 वोल्ट तक। हालांकि यहाँ पे जो रीडिंग दिखेगी वो थोड़ी सी फॉल्स वैल्यू रहेगी उसकी,
क्योंकि वायर इतने ज़्यादा एम्पियर की बैटरी को ये वायर यहाँ पे जज नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका भी होगा। तो कुल मिला के जब ये CV से हमारा CC आ जाएगा तब हम इसको ऑफ़ करेंगे और सभी सेल की कैपेसिटी, ये जो हमारा सेटअप है जो कि जिससे कि हमने पहले एक सेल की कैपेसिटी निकाली थी, इन सभी की कैपेसिटीज़ निकालेंगे और फिर हम इसको सीरीज़ में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों लगभग 80 घंटे ऑलमोस्ट 4 दिन आप मान लीजिए, क्योंकि रात में यूजुअली हम लोग बंद कर देते थे। लगभग 4 दिन चार्ज करने के बाद, जिसको कि आप 48 घंटे भी मान सकते हैं, 48 घंटे पैरेलल लगने के बाद में और 48 घंटे 5 एम्पियर प्लस इधर पे 5 एम्पियर और यहाँ पर लगभग 15 एम्पियर करंट, ये बेसिकली हमने इस चार्जर अलग से बनाया है। तो ये माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर है और इसको हमने काफ़ी बढ़िया हीटसिंक से इसको बनाया है और लगभग ये 40 एम्पियर तक का सप्लाई दे सकता है और 6 वोल्ट की सप्लाई है ये। इसको हमने बनाया था। तो इन सब चार्जरों से ये लगभग मोटे तौर पे 4 दिन मतलब लगभग 48 से 50 घंटे से ये सारे सेल लगे हुए हैं, लगभग 48 सेल लगे हुए हैं। और अब फाइनली इसका जो वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर तो 3.6 बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 3.71 हो गया है, जबकि जो लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल होते हैं, प्रिज्मेटिक सेल होते हैं, वो 3.65 तक आप उसको चार्ज कर सकते हैं, 3.6 तक वो सेटल होते हैं। तो अब कुल मिला के ये जो सेल हैं ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुके हैं और फुल चार्ज भी हो चुके हैं। अब एक एक करके हमें इन सेल को डिस्चार्ज करना है और इनकी कैपेसिटी निकालना है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो सेल हैं, इन सेल को, जैसे ये C3 ग्रेड के सेल हैं, सपोज जैसे हमारे पास में 100 एम्प का अगर सेल है, तो जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम जो एट ए टाइम डिस्चार्ज करंट है वो हम 35 एम्प तक ले सकते हैं। तो अब 35 एम्प का कोई सिंगल रेजिस्टेंस तो मार्केट में मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने बहुत सिंपल तरीका इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत आसान भी है, सस्ता भी है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में एक जिसको बोलते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाला जो हीटर होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक हीटर है। 2000 वाट का हमने हीटर का जो टंगस्टन का जो वायर होता है या फिर जो भी वायर होता है वो वायर हमने यूज़ किया है और इसको हमने स्केल पे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जब यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हम जब नापते हैं 49 सेंटीमीटर या फिर 490 के आसपास बन रही है। अब इस 490 को अगर हम सपोज़, जैसे हमारे पास में ये 490 का जो टोटल लेंथ का जो स्प्रिंग है, बेसिकली वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कॉइल बनी हुई है, स्प्रिंग बना हुआ है। तो हमारे पास में 220 वोल्ट हैं और 220 वोल्ट के लिए हमारे पास में 490 का वायर है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट के लिए जो हमारे पास हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 0.4 मतलब यहाँ से इस वाले वायर से 4 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। पर चूँकि हमारे पास में बैटरी जो है वो 3.6 वोल्ट की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमें मतलब ये जो वायर वाउंड रेजिस्टेंस जो हम बनाना चाह रहे हैं ना, 3.6 वोल्ट की बैटरी के लिए लगभग हमको 2 सेंटीमीटर या 1.16 यहाँ पर आप देख सकते हैं, उतना लेंथ का स्प्रिंग हमको चाहिए होगा। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो आइए एक रेजिस्टेंस बनाते हैं और देखते हैं कि एक पर हमको कितना लोड मिलता है। लगभग हमने 12 स्प्रिंग इस टाइप के हमने बना लिए हैं और हर एक स्प्रिंग में हमने लगभग 20 और 21 टर्न मतलब 20 वायर लिए हैं, या फिर 20 राउंड बोल सकते हैं। अब इसमें आप अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें ये लगा कि 20 राउंड रखने से लगभग 4 एम्पियर का जो करंट है एक स्प्रिंग जो है वो ड्रॉ करेगा 3.6 वोल्ट की बैटरी पर। तो इस तरीके से हम ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पैरेलल कनेक्टर लगा रहे हैं और हर एक में 4 लाइनें दी हुई हैं। तो इस तरीके से हमें 12 स्प्रिंग इसमें माउंट कर देंगे तो लगभग 40 से 50 एम्पियर के आसपास करंट हम इससे ले सकते हैं एक बार में।
जो कि C3 रेटिंग के हिसाब से लगभग 33-34 एम्पियर होता है 100 एज की बैटरी का। तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा C3 के आसपास, C2 के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इतने सारे जो सेल हैं वो डिस्चार्ज हो सकें। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने ये सभी जो 12 फिलामेंट थे वो हमने पैरेलल कनेक्टर के थ्रू लगा दिया है। और अब अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें 1.4 से लेके 1.6 ओम रेजिस्टेंस सभी में मिल रहा है। तो अभी मोटे तौर पे हम एक को अगर नापें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने ऑटोमेटिक पे रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिक पे सेट किया हुआ है। और जब हम इसमें लगाते हैं 1.4746 ओम के आसपास आ रहा है, लगभग सभी का इतना ही है। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर लोड देखा जाए इन सभी फिलामेंट पे अगर हम 3.2 वोल्ट अगर देते हैं तो लगभग 30 एम्पियर के आसपास ये डिस्चार्ज करेगा। और जो कि मैक्सिमम 100 एम्पियर कैपेसिटी के लिए लगभग C3 के आसपास ही बन रहा है। तो आइए अब इसको इस सेटअप को स्विचेस से कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में 3 कनेक्टर हैं तो हम इसमें 3 MCBयाँ लगाएंगे अलग अलग के लिए, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, क्योंकि सभी बैटरियाँ एक जैसी नहीं हैं। कुछ हमारे पास में 100 एज की हैं, कुछ उससे कम की भी हैं, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। असेंबल कर लिया है। यहाँ पर 4-4 एम्पियर के लिए 4-4 एम्पियर के हमने 12 वायर माउंट रेजिस्टेंस का यूज़ किया है और इन सबको एक एल्युमिनियम स्ट्रिप के थ्रू इस शंट से जोड़ा है। और यहाँ पर ऑप्शनली 3 हमने MCB यूज़ किए हैं, तीनों के लिए 20-20 एम्पियर सेट किए हुए हैं। मोटे तौर पे हम यहाँ पर लगभग 30 एम्पियर से इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3.31 वोल्टेज है। और मैं थोड़ा सा फ्लैश ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। 0 mAh पे हमने सेट कर दिया है, करंट 0, सब कुछ 0 है। टाइमिंग 14 सेकंड है, क्योंकि हमने चालू किए हुए भी 14 सेकंड हो चुके हैं। अब आइए इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको ऑन करते हैं एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लगभग 13 एम्पियर से ये अभी डिस्चार्ज हो रही है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये चालू हो गया है। और अगर हम 12 के बाद में 24 करते हैं तो ये देखिए 21 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जैसे हम इसको 21 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं, SOC बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है वो भी ज़ीरो हो गया है। SOC 2.44 पहुँच गया, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पर अभी 2 फिलामेंट हमारे ऑन हैं। अगर सपोज़ हम तीसरे को भी ऑन करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये 2.28 पहुँच गया और 30 एम्पियर से हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं अभी इसको। तो 30 एम्पियर से जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी इंडिकेटर है काफ़ी तेज़ी में बढ़ रहा है। 30 एम्पियर से काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, मतलब काफ़ी हैवी लोड पे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर अगर मैं लक्ष्य देखूँ तो ये भी ओके हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अब हमको अपना जो पूरा सिस्टम है, काफ़ी हमारे पास में बैटरीज़ बहुत सारी हैं, इसी तरीके से हमें एक एक बैटरी को डिस्चार्ज करना है और फिर देखना है कि उसकी टोटल कैपेसिटी क्या निकल के आ रही है। क्योंकि अभी हमको 30 एम्पियर से ही इसको डिस्चार्ज करना है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि 30 एम्पियर का मतलब ये है कि ये C3 रेटिंग के साथ में डिस्चार्ज हो रही है। अगर हम इससे कम करते हैं, 15 एम्पियर से करते हैं, तो फिर वो C6 पे पहुंच जाएगी। C5 से अगर हमको करना है तो लगभग 20 एम्पियर से करना पड़ेगा हमको। उसके लिए हमको एक MCB हमको गिराना होगी, तब जाके ये देखिए 20 एम्पियर के आसपास पहुंच गया है। और 2 फिलामेंट अभी यहाँ पर ऑन है। तो उस हिसाब से जो C5 रेटिंग की जो कंडीशन है उसको वो हम फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ देर रुकते हैं और देखते हैं कि ये थोड़ा सा बल्ज हो चुकी थी ये बैटरी हमको कितना आउटपुट देती है। उसी तरीके से हम जैसे जैसे हमको रीडिंग मिलती जाएगी वैसे वैसे हम इस पर मार्क करते जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग
1 घंटे 39 मिनट हमने इसको डिस्चार्ज किया है इस सेल को। सेल भी काफ़ी गर्म हो गया है, काफ़ी से मतलब लगभग 25 से 30 डिग्री के बीच में रहा होगा। और अब ये 2.71 वोल्ट बता रहा है, जबकि हमें इसको 2.5 वोल्ट तक रखना है। एक्चुअली ये जो 2.5 वोल्ट का जो थ्योरी है, ये अब मुझे ऐसा लगता है कि नो लोड कंडीशन पे अगर 2.5 वोल्ट है सेल तो वो डिस्चार्ज माना जाएगा। लोड के केस में ये 2.5 नहीं हो पा रहा है, ये जा रहा है 2 वोल्ट के आसपास, ये आप देखिए। तो अगर आपको भी इस बारे में कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोड पे 2.5 होना चाहिए, विदाउट लोड होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि विदाउट लोड तो 2.5 अगर सेल है तो वो डिस्चार्ज है, और अगर लोड है तो वो लगभग 1.9 के आसपास रहेगा। अब देखिए 1.98 हो गया है, कुछ देर और हम रुकेंगे तो ये 2.5 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से लगभग मोटे तौर पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 घंटे हमको एक सेल में लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से लगभग 48 सेल हैं हमारे पास में, कैलकुलेट कर लीजिएगा, काफ़ी लंबा समय है हमारे पास में। तो गाइस फाइनली हमारी जो बैटरी है वो 2.5 पे आ गई है, और देख सकते हैं, और एग्जैक्टली 30 एम्पियर पे ये बंद हुई है। हमने C5 की डिस्चार्ज रेटिंग मेंटेन की है, क्योंकि लगभग 22 एम्पियर पे ये डिस्चार्ज हो रही थी। तब जैसे ही लोड लेते हैं तो ये 1.8 एम्पियर 1.8 वोल्ट जा रही है। कुल मिला के अब हम इसको बंद कर देंगे, ये सेल इतना डाउन होना था, हो चुका है। ओवरऑल इसकी जो कैपेसिटी आई है वो 30 एम्पियर आई है। तो अब आइए इसको रिमूव करते हैं और इसके ऊपर सेल नंबर डाल के, इसकी कैपेसिटी डाल के इसको अलग रख देते हैं और दूसरा सेल लगाते हैं। मार कर लें ऐसे। तो गाइस लगभग 10 सेल को हम टेस्ट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। B10 की बैचिंग है, मतलब ये 10वां सेल है। कुछ सेल यहाँ पर हमारे रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये 52Ah निकला है, ये 71Ah का है, ये 70 का है, ये 52 का है। ऐसे कुछ सेल हमारे पास में ख़राब भी हैं, जो C5 पे 10Ah का निकला है, एक 15Ah का निकला है। तो ऐसे बहुत सारे सेल अभी हमारे निकल रहे हैं, उसी हिसाब से हमको सभी को चेक करना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले 4 के 4P की सीरीज़ बनी हुई थी, मतलब 4 सेल हम पैरेलल लगा देते थे। अब हो सकता है इस बार सभी सेलों को एक बार रेक्टिफाई करने के बाद में, टेस्ट करने के बाद में शायद 3 की सीरीज़ बने, लेकिन वो सीरीज़ उस 4 से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि सभी सेल जो है हम टेस्ट करके लगाने वाले हैं, और सीरीज़ में सभी के एम्पियर हम लोग प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे। तो ये तीसरा दिन है, तो 3 दिन में अभी लगभग 10 ही सेल हो पाए हैं, क्योंकि एक सेल को डिस्चार्ज होने में मोटे तौर पे हम, क्योंकि C5 की डिस्चार्ज रेटिंग ले रहे हैं, मतलब कि हम 100Ah का जो सेल है उस पे लगभग 30 एम्पियर तक अप्लाई करते हैं लोड। अभी जैसे ये है, शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा कम लोड देते हैं, ताकि पता चल जाए कि जो सेल वीक होता है वो C5 पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो जैसे ये मैं अगर दिखाऊं आपको, तो अभी 31 एम्पियर से हम लोग इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस वाले सेल को देखिए, अभी 31 एम्पियर 30 एम्पियर है, और उस केस में ये जो इसकी रेटिंग है ठीक ठाक है, वोल्टेज भी 2.79 है। तो उस हिसाब से, और 36Ah कैपेसिटी ऑलरेडी ये हम इससे गेन कर चुके हैं, तो 36Ah प्लस ये जा रहा है, तो इसको हम बिलो C5 यूज़ कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड हम लोग C5 पे ही फोकस हैं, क्योंकि इससे नीचे हमको ज़्यादा चाहिए नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने 3 का भी पैरेलल लगाते हैं तो 30 के हिसाब से लगभग 90 एम्पियर हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, और रेवा की मोटर के हिसाब से 90 एम्पियर मोर देन इनफ पावर होती है फॉर अ सेकेंड। कंटिन्यूस में तो और भी इससे कम लगती है। अब देखते हैं कि इतने सारे सेलों को निकालने में, टेस्ट करने में कितना समय लगने वाला है। तो गाइस रेवा की बैटरियों को खुले हुए लगभग 2 सप्ताह हो गया है। शुरुआत के 2 दिन तो हमने इनको बैलेंस किया था, उसके बाद में ये जो हमारा डिस्चार्ज एपरेटस हमने बनाया, उससे एक एक करके बैटरियाँ डिस्चार्ज हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी गई है वो गई है 87.6Ah, ये C5 डिस्चार्ज रेटिंग के साथ में। मतलब अगर 100Ah की बैटरी अगर हम इनको मान रहे हैं तो लगभग 25 एम्पियर से हम लोग चार्ज करें। हालांकि C4 बन रहा है वो, पर ठीक है, हम C5 मान के चलते क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सब 70 Ah वाली कैपेसिटी वाली बैटरियां हैं। ये वाली लाइन 60Ah की है,
ये 50 AH वाली है, ये 40 AH में कोई भी बैटरी अभी तक नहीं आई। ये 30 एंड 20 और ये 10 और ये बिलो 10। इसमें इस तरीके से कुल मिला के अभी ऑलमोस्ट आधी बैटरियां हम लोगों की हुई हैं और 1 सप्ताह हमको हो गया है। अभी 1 सप्ताह की लंबी वेटिंग और है, उसके बाद में फाइनली इनका इंस्टॉलेशन हम शुरू करेंगे। तो गाइस लगभग 10 दिनों के इंतज़ार के बाद में लगभग सभी बैटरियां हमारी टेस्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किसी ने 64 एम दिया है, किसी ने 69 दिया है, किसी ने 81 तक दिया है, 74। ऑन एन एवरेज 60 से 70 के बीच में अधिकतर जो सेल है उनकी कैपेसिटी निकली है। कुछ एक सेल जो हैं उनके 50, 52, 30, 23, 15, 8 ऐसे भी निकले और कुछ सेल पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कोने पे। और अब एट द एंड हमारे पास में केवल ये 2 लास्ट सेल बचे हैं, B61 और B60। B59 सेल जो है अभी डिस्चार्ज हो रहा है, ये भी 67 एम्पियर तक आउटपुट दे चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि सभी जितने भी सेल हमारे लाइव हैं उन सभी को हमें उनके सबके एम्पियर को काउंट करना है, जोड़ना है और 16 से डिवाइड कर देना है। उससे हमें एक मोटे तौर पे पर सेल हमारे पास में जितने भी सेल हैं उनकी एक सेल की जो कैपेसिटी वो निकल आएगी। और फिर हम रेंडमली यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम उन 16 सेल में जो पर 16 की जो सीरीज़ होगी उसमें हर सेल में कितने एम्पियर के सेल हमको यूज़ करना है वो हम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं और फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस ये हमारी जो बैटरियां हमने चेक की हैं ये उनकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ये B1, B2, B3 से लेके तो B64 तक की रीडिंग हमने इसमें फ़िलहाल ली है अभी, क्योंकि 61, 62 रीडिंग बची हुई है। तो उस हिसाब से अगर हम टोटल ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो हमारे पास में हमको मिल रही है यहाँ पर 3451 AH के आसपास हमको मिल रहा है। अब इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 3000। तो यहाँ पर हमारे पास में गाइस टोटल कैपेसिटी जो मिल रही है अपने को, आप देख सकते हैं 3451 AH मिल रही है और वोल्ट हमारे पास में है 3.2 वोल्ट। तो अब अगर यहाँ पर हम इसमें देखें कि हमारा टोटल बैटरी पैक की ये जो बैटरी पैक इससे बनेगा उसकी टोटल कैपेसिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वोल्ट से यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी हमारे पास में हो जाएगी 11.45 किलोवाट आवर। अब ये जो 11.04 किलोवाट आवर है ये हमारे टोटल बैटरी पैक की कैपेसिटी निकलेगी। अब यहाँ समझिए कि ये जो टोटल हमारे पास में एम्पियर आ रहा है, इस एम्पियर को हमें 16 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो हमें पर सीरीज़ में एक सीरीज़ में हमें कितने एम्पियर की बैटरियों को अलाइन करना पड़ेगा, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। ये हमें करना है यहाँ से डिवाइडेड बाय 16 अगर हम करेंगे तो हमको 215 AH 215 या 216 AH हर 16 की हर एक सीरीज़ में 216 एम्पियर को अलाइन करना है। अब वो किस तरीके से कर सकते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 60 है, ये इन तीनों को जैसे हम जोड़ देते हैं, इन तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं यहाँ पे 4 को जोड़ते हैं, 5 को, 6 को, देखिए यहाँ पर हमने ये 1 2 3 4 5 6 सेल को जोड़ा तो यहाँ पर हमारा 253 AH आ रहा है, ये देखिए। अब ऐसे ही इसी तरीके से हम लोगों को करना क्या है कि वो ऐसे सूटेबल सेल लेना है जिन सेलों के जो एम्पियर हैं उनका जो क्यूमुलेटिव है या जो उनका एडेसिव है वो 215 मतलब 215.74 मतलब कहने का मतलब ये है कि 216 या 215 या 220 AH हमें मिलना चाहिए हर सीरीज़ में, तब जाके हमारा बैटरी पैक एक स्टेबल उसमें रह पाएगा। तो अब आइए सेलों को अलाइन करते हैं और BMS के साथ में जोड़ते हैं। सबसे पहले गाड़ी में जो स्पेस है उसको देखते हैं कि हमें किस तरीके से सेल अलाइन करने पड़े। तो वैसा जो रेवा थी हमारी उसकी बैटरियाँ हमने बैलेंस कर ली है। लगभग 10 दिन का हमें समय लगा है बैलेंस करके, सभी कुछ कैपेसिटी चेक कर ली है। फाइनली 225 एम्पियर
का बैटरी पैक बनने वाला है हमारा 48 वोल्ट 225 एम्पियर का। हम बैटरी को जमाने ही वाले थे, तभी देखा कि इसका जो फ्रेम था वो नीचे से चटक गया था, कुछ इस तरीके से देखिए। तो हमें लगा कि अगर इस केस में अगर सेल हमने लगा दिए तो सूनर और लेटर वो टूट के नीचे गिर सकते हैं। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि इनके जो नीचे की तरफ है एंगल से इस टाइप का फ्रेम बनाएंगे और फिर उसको जो इसकी मेन बॉडी है उससे वेल्ड कर देंगे, तो जिससे ये आसानी से जो प्लास्टिक वाला जो कार्बन फाइबर वाला जो कवर है वो इसके ऊपर रख जाएगा और जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डायरेक्ट इसकी फ्रेम में। पहले भी इसमें ऐसे कुछ सिस्टम रहा होगा, बट वो एसिड बैटरी की वजह से पूरी तरीके से सड़ गया है। अब इसको हम करने वाले हैं, देखते हैं किस तरीके से लग पाएगा। आइए करते हैं वेल्ड। तो ऐसे ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से जो ट्रे है ये बना के वेल्ड कर दिया है। बस एक जो ट्रे है ये वाली, इस तरफ वाली ये फंस रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसको कट करके ये वाला एंगल निकाल देते हैं तो भी शायद काम चल जाए। और ये वाली जो ट्रे है इसमें भी पेंट वगैरह करके इसको प्रॉपर हमने कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। वो जिस जगह से टूटी हुई थी वहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा। इस तरफ से वैसे टूटी भी नहीं है, तो जो इस तरफ वाली अगर प्लेट हम निकाल भी देते हैं उसमें तो भी हमारी जो बैटरी ट्रे है वो आसानी से लग जाएगी। तो गाइस कुछ देर की मेहनत के बाद में हमने इसमें नीचे से फ्रेम भी बना दिया है और ये जो ट्रे थी जो कि एसिड की वजह से काफ़ी ज़्यादा सड़ गई थी इसमें भी पेंट कर दिया है। अब आइए थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं और उसके बाद में बैटरी असेंबल करना शुरू करते हैं। इनिशियली हमें जो 225 AH का जो हर एक सेल बनाना है उसमें जैसे हमारे पास में अलग अलग कैपेसिटी के सेल हैं, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि 75 70 60 ऐसे करके हम एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन इसमें बना के रखें, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि 70 के सेल एक तरफ हो जाएं फिर बाद में हमें छोटे छोटे सेल लगाने पड़ें 10 5 AH के, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम जाएगी। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो आइए सेल जमाना शुरू करते हैं।